हेलो, नमस्ते एंड वेलकम। आपका स्वागत है न्यूज़पेपर एनालिसिस में और आप हमारे साथ हैं न्यूज़ नोट्स ओरिजिनल के साथ। और आज हम न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे 8 मार्च का। ठीक है, मैंने 9th जो कि आज का न्यूज़पेपर होगा और जो 7th है उसको थोड़ा सा कंबाइन कर दिया है। काफ़ी सारे न्यूज़ आर्टिकल सेम थे। इनफैक्ट 6th और 7th के जो ईरान रिलेटेड आर्टिकल्स थे वो मैंने इसी न्यूज़पेपर में इंक्लूड कर दिए हैं, क्योंकि वो एक इशू है जो बहुत लंबा चल रहा है, तो उसमें बार बार रोज़ रोज़ सेम चीज़ डिस्कस करने का कोई पॉइंट नहीं बनता। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं। आपको पता है कि चीज़ें और बद से बदतर ही होती जा रही हैं और मतलब ये चीज़ मैंने आपको पहले भी कही थी कि हम जो बोलते हैं ना ठेकेदार ऑफ डेमोक्रेसी, तो ये जो अपने आप को कुछ लोग जो बोलते हैं कि हम ठेकेदार है डेमोक्रेसी के, ये सही चीज़ है ही नहीं। ठीक है, पॉइंट ये है कि हर कंट्री को हक है, अगर उसका रेजीम खराब है, उसका लीडर खराब है, तो उस कंट्री को हक है उसको ओवरथ्रो करने का। ठीक है, लेकिन आप कैसे डिसाइड कर सकते हो कि भाई ये चलेगा और ये नहीं चलेगा? ठीक है, या इस लीडर को हमें हटाना चाहिए, इसको नहीं हटाना चाहिए? तो आपको पता है यूएस ने टाइम एंड अगेन, है ना, मतलब अगर आप इंटरनेशनल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो यूएस ने ऐसा पहले ईरान के साथ पहले भी किया था। ठीक है, यूएस ने आप देखोगे इसके पहले इराक के साथ 2003-4 में जब इन्वेजन्स किए थे तब भी यही रीजनिंग दी थी कि उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, वो बनाना चाहते हैं। अफगानिस्तान में जब इन्वेड किया तभी भी ये बोला कि हम लोगों की विल या डेमोक्रेसी वहां पे लाना चाहते हैं। ठीक है, और आपको पता है इवन लीबिया और ऐसी कंट्रीज में भी आप देखोगे जहां जहां यूएस ने इंटरफेयर किया है, उन्होंने हमेशा रीजनिंग यही दी है कि ये डेमोक्रेसी के लिए, लोगों के लिए, हम ग्रेटर गुड के लिए चाहते हैं। ठीक है, और फिर उन्होंने वेनेजुला से उनके प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो को रातों रात उठवा लिया। ठीक है, ये कह के कि वहाँ के लोग परेशान थे, करप्शन है, ड्रग कार्टल्स वगैरह बढ़ रहे हैं, यूएस के इंटरेस्ट में नहीं है। ठीक है, लोग चाहते हैं कि उनका लीडर चेंज हो। अरे भाई, लोग चाहते हैं तो लोगों में डेमोक्रेसी है, लोगों के पास वोटिंग है, लोगों के पास इंस्टीट्यूशंस हैं कि वो लोग वो कर पाए। पर क्या एक एक्सटर्नल कंट्री का किसी दूसरे देश में घुस के वहाँ के लीडर को, टॉप लीडर पे हमला कर देना, या फिर आप देखोगे कि रातों रात वहाँ के लीडर को उठा लेना, या फिर वहाँ पे आप देखोगे बम धमाके, ड्रोन्स और मिसाइल्स वगैरह छोड़ना, क्या ये सही है? मतलब ये मैं आपसे एज अ एस्पिरेंट नहीं बल्कि एज अ ह्यूमन पूछ रही हूँ कि आप सोचो कि आप एक ऐसे देश में रहते हो, इंडिया जैसे देश में रहते हो, जहाँ पे आप बिल्कुल सेफली रह रहे हो, और कल को कोई आता है और बोलता है कि अरे आपके देश का प्राइम मिनिस्टर जो है उससे काफ़ी लोग दुखी हैं, तो हमने डिसाइड किया है कि हम आपकी कंट्री में इंटरफेयर करेंगे और मतलब उनको हटा देंगे। तो क्या ये गलत होगा या नहीं होगा? तो इसी सेम पर्सपेक्टिव और सेम आइडिया को रखते हुए आप सोचो कि क्या ये सही है ना, कि मतलब जो यूएस ने किया है ईरान के ऊपर, क्या वो सही है या नहीं है? बट लीविंग दैट असाइड, लेट्स कम टू द टॉपिक। तो टॉपिक यही है, आपको पता है कि यूएस ईरान का जो युद्ध है उस पर हमने अलग से एक वीडियो बनाया है, आप उसको प्लीज़ ज़रूर देखना। उसका जो लिंक है मैं इस वीडियो के एंड में डाल दूंगी। तो उस वीडियो में मैंने आपको समझाया कि इसका रूट कॉज क्या था, इस वीडियो मतलब इस युद्ध में क्या क्या हुआ है, यूएस ने क्या किया, फिर ईरान ने उसके रिस्पॉन्स में कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें अपन ने उस वीडियो में बात कर ली। अब आप देखोगे जब मैंने वो वीडियो रिकॉर्ड किया था उसके बाद से 2-3 मेजर चीज़ें हो गई। एक तो ये हुआ कि जो ईरान है उसने यहाँ पे जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज वाला रीजन था उसका, वो उसने कंप्लीटली क्लोज कर दिया और उसने ओपन धमकी दी है कि अगर वहां से कोई भी टैंकर या कोई भी आप देखोगे मूवमेंट होता है, शिप फ्लो करेगी, तो उसको सीधा बॉम्ब कर देंगे। ठीक है, दूसरी चीज़ ये हुई है कि ईरान ने अपना जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस था, जो मैंने आपको उस वीडियो में भी बताया था, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताने वाले हैं कि एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है। तो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस जो है, जिसके अंदर हेजबुल्ला ग्रुप आता है, जो आप देखोगे लेबनान में है और जो इजराइल के खिलाफ काम करता है, हम इसको सपोर्ट करता है, तो वो एक्टिवेट हो गया है और उसने कहीं ना कहीं आप देखोगे इजराइल पे बमबारी करना शुरू कर दिया है। ठीक है, तीसरा चीज आप देखोगे कि ईरान की एक शिप थी जिसको अपन बोलते हैं ईरान नेवल शिप, आइरिस देना। ठीक है, आइरिस देना बेसिकली इंडिया में एक मिलन एक्सरसाइज हुई थी। ठीक है, जो आपको पता है हमारी नेवल एनुअल फ्लैगशिप एक्सरसाइज होती है जिसपे बहुत सारी नेवीज वगैरह जो होती है पार्टिसिपेट करती है। तो वो यहाँ पे पार्टिसिपेट करके यहाँ से वापस लौट रही थी, तो वो श्रीलंका के पास जो गॉल करके एक उनका सिटी है उससे आप देखोगे थोड़ी सी दूर पे थी। तो वहां पे आप देखोगे यूएस का सबमरीन हिंद महासागर में, इंडियन ओशन में, उसने वहां से टोरपीडो फेंका और उस शिप को पूरा डुबा दिया। 87 ईरानियन जो अपन नेवल ऑफिसर्स होते हैं उनकी डेथ हो गई, बहुत सारे लोग इंजर हुए हैं। और जब उन्होंने, वो होता है ना अपन एसओएस भेजते हैं कि सेव आवर सोल्स, उन्होंने बेसिकली एक कॉल भेजा, रेस्क्यू कॉल का उन्होंने अलर्ट भेजा। तो हमारी नेवी वहां ना पहुंच के श्रीलंका नेवी ने उनको पहले रेस्क्यू किया, वहां से बॉडीज वगैरह को भी रिकवर किया, कोशिश करी कि भाई उन जो बचे हुए लोग हैं उनको सहायता प्रदान की जाए। ठीक है, मतलब ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस जिसको अपन बोलते हैं ना, उन्होंने वो प्रोवाइड किया। तो अब इस पे क्वेश्चन उठ गया और इंडिया ने इस पे कोई कमेंट्री नहीं दी। ठीक है, हमारे देश में पार्टिसिपेट करने के लिए एक दूसरे देश की नेवी आती है। ठीक है, हमारी जिम्मेवारी बनती है कि चाहे
अब जब वो पार्टिसिपेट करने के लिए आई थी तब सिचुएशन कुछ और थी, लेकिन जब वो वापस जा रही थी तब सिचुएशन कुछ और थी, क्योंकि उस कंट्री और बाकी सारी कंट्रीज के बीच में युद्ध छिड़ गया। बट क्या एक होस्ट नेशन की जिम्मेवारी नहीं बनती है कि उसके यहाँ पे जो देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एटलीस्ट जो वेसल पार्टिसिपेट करने के लिए आए हैं, वो हमारी टेरिटरी में सुरक्षित हो, और हमारी टेरिटरी से निकलने के बाद उसको कुछ होता तो शायद हम रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। बट विद इन इंडियन ओशन, वही इंडियन ओशन जहाँ पे इंडिया बार बार बोलता है कि हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनना चाहते हैं, हम फर्स्ट रिस्पॉन्डर बनना चाहते हैं, ठीक है, हम ओवरऑल आप देखोगे सिक्योरिटी का जिम्मेवारी लेना चाहते हैं, हम सबसे पहले आप देखोगे महासागर की पॉलिसी को प्रमोट कर रहे हैं, तो मतलब उस इंस्टेंस के साथ आप देखोगे क्या हमारे ये सारे वादे फेल होते हैं या फिर नहीं होते हैं। ये मैं सिर्फ एक क्वेश्चनिंग, जो लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग होती है, जो चेन ऑफ थॉट होती है ना, उसको थोड़ा सा एक्टिवेट करने के लिए आपको ये पॉइंट्स दे रही हो, ठीक है। तो ये एक चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए। कमेंट सेक्शन में आप बिल्कुल अपने व्यूज़ रखिएगा, बट हमेशा याद रखना कि किसी भी समुदाय, किसी भी कंट्री, किसी भी पर्टिकुलर सिटीजन के अगेंस्ट नहीं होने चाहिए, ठीक है। हमेशा एक डिग्निटी बना के रखना, क्योंकि आप सभी लोग हो जो आगे ऑफिसर्स बनना चाहते हो, तो वो डिग्निटी आपके आंसर्स में अभी से दिखनी चाहिए, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन है जो आपको बताना है कि क्या मतलब इसमें इंडिया का क्या रिएक्शन होना चाहिए था, क्योंकि इंडिया ने अभी तक इस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया है, जो एक्चुअली इस देना शिप के साथ हुआ कि यूएस की सबमरीन हमारे महासागरों में घूम रही है, ठीक है, और उसने उठा के टोरपीडो लॉन्च करके आयरिस आयरिस जो देना थी उसको खत्म कर दिया। उसमें बहुत सारे ऑफिसर्स की डेथ भी हो गई, 87 ऑफिसर्स की, ठीक है। इसके बाद से एक और जो अपडेट है वो ये है कि उनकी जो बाकी शिप्स थी जो इस रीजन में थी, उन्होंने भी ऑब्वियसली रेस्क्यू वगैरह के लिए कॉल्स वगैरह करे थे। तो उसमें से एक शिप तो आप देखोगे श्रीलंका में डॉक है, और दूसरी शिप है वो इंडिया में कोची पोर्ट पे डॉक है। तो उसको लेके यूएस काफी प्रेशर बना रहा है कि इनको वापस रिपैट्रिएट नहीं करना है, ईरान जाने नहीं देंगे, है ना। पर इंडिया ने बार बार, आप देखोगे रायसीना डायलॉग अभी चल रहा है, आपको पता है, तो रायसीना डायलॉग में भी इंडिया ने बार बार यही चीज कही है कि दूसरी कंट्री गाइड नहीं करेगी कि इंडिया क्या करेगा क्या नहीं करेगा। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस इंडिया का पहला धर्म है और वो हमेशा करेंगे। अगर कोई शिप है जिसने हमें कॉल दिया है कि भाई उनके कुछ टेक्निकल पार्ट्स में दिक्कत आ रही है, वो सेल नहीं कर पाएंगे, तो हमारा ये फर्ज बनता है बीइंग अ कंट्री इन दैट रीजन जो उसके आसपास है, कि हम उनको डॉकिंग फैसिलिटीज दें, उनको खाने पीने की व्यवस्था दें, बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड करें, ताकि जब तक उनका इशू सॉल्व नहीं होता तब तक वो आराम से यहाँ पे रह सके, ठीक है। तो वो एक चीज़ है। तो ये चार जो मेजर चीज़ें थी वो मैंने आपको बताई। अब इसके अलावा, ठीक है, वो तो सारे रैमिफिकेशंस है कि ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगे, गैस प्राइसेस बढ़ेंगे, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद कर दिया। तो इंडिया, आपको पता है कि हम लोग 88% क्रूड ऑयल और 50% नेचुरल गैस इंपोर्ट करते हैं। इसमें से भी अकेले इस रीजन में से ही हमारा 40% करीबन जो अपना लिक्विफाइड नेचुरल गैस होता है, एलएनजी जिसको अपन बोलते हैं, ठीक है, 20% के आसपास अपना क्रूड हो गया, और 80% के आसपास अपना एलपीजी होगा, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के थ्रू से निकलता है। तो अगर अपना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद हो जाएगा तो ऑब्वियसली आपको पता है इसके रिस्पॉन्स में अभी इंडिया ने एलपीजी जो अपने सिलेंडर्स आते हैं उनका प्राइस 60 रुपये बढ़ा दिया है। कमर्शियल सिलेंडर्स का कुछ 114 रुपये बढ़ा है, और जो डोमेस्टिक सिलेंडर्स होते हैं जो घरों में यूज़ होते हैं 14.2 किलो वाले, उनका आप देखोगे कुछ 60 रुपये प्राइस बढ़ा दिया गया है, ठीक है। और बाकी आपको पता है रेगुलरली क्या हो रहा है कि ईरान ने एक तरीके से जंग छेड़ दी है। उस जंग में आप देखोगे वो लोग क्या कह रहे हैं, ईरान बेसिकली सिर्फ ये कह रहा है कि हम यूएस और ईरान में कुछ 6,000-7,000 माइल्स का डिफरेंस है, तो ऑब्वियसली यूएस वहां से डायरेक्टली अटैक नहीं कर सकता। यूएस ने उसके जो एसेट्स हैं हमारे रीजन में, मिडिल ईस्ट में या गल्फ कंट्रीज में, उसके जो बेसिस बना रखे हैं, मिलिट्री बेसिस बना रखे हैं 30 से ऊपर, उसने उन कंट्रीज के बेसिस को यूज करके वहां से फाइटर जेट उड़ा के ईरान पे हमला किया है। तो ईरान से जब बोला गया कि आप भाई पूरे मिडिल ईस्ट पे कैसे हमला कर रहे हो, ईरान ने इस चीज़ के लिए सॉरी भी बोला कि हमें अपने नेबरहुड पर अटैक करना पड़ रहा है, बट उन्होंने वही बोला कि नेबरहुड ने अपनी ज़मीन को हमारे खिलाफ अटैक होने के लिए कैसे यूज़ करने दिया। अगर यूएस अपने फाइटर जेट्स को वहां से उड़ाता, अपनी कंट्री से उड़ा के लेके आता, तो हम इस मिडिल ईस्ट पे कभी, या जो हमारे आसपास के नेबरहुड कंट्रीज हैं उन पर कभी अटैक नहीं करते। पर चूंकि इन कंट्रीज ने अपनी ज़मीन को हमारे खिलाफ यूज़ होने दिया है, तो फिर आप देखोगे ईरान जो है इन कंट्रीज के साथ वॉर पे है। और फिर भी ईरान ये बोल रहा है कि हमने बहुत डिग्निटी मेंटेन करनी है, हमने सिविलियंस को कहीं अटैक नहीं किया है, हम मोस्टली मिलिट्री बेसिस जो है उनको टारगेट कर रहे हैं वर्सेस यूएस, जिसने आप देखोगे वहां पे, आपको पता ही है, बहुत ही दिल दहलाने वाला एक गर्ल्स स्कूल जो छोटा सा था उसको अटैक किया था। उसमें 150 से ज़्यादा छोटी छोटी लड़कियां जो थी वो मर गई थी, और उसके बाद भी जब उनको रेस्क्यू करने की कोशिश करी गई थी तो दोबारा आप देखोगे वहां पे ड्रोन या मिसाइल से अटैक किया गया था। तो मतलब वो मतलब ईरान जो है, अब वो पता देखो, ये पूरा गेम जो है ना अभी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में सिंपैथी का चल रहा है कि कौन अपने तरफ ज़्यादा सिंपैथी से लोगों को स्वे कर पाएगा, ठीक है।
तो ईरान जो है वो साफ साफ यही बोल रहा है कि हमारे तो सिविलियन पे टारगेट किया गया है, जबकि हम तो सिर्फ मिलिट्री बेसिस पे टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा ईरान क्या बोल रहा है, ईरान इनफैक्ट आप देखो कि रशिया ने भी ये क्वेश्चन उठाया है, चाइना भी ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई यूएस ने जब पिछली बार जून 12 को, जो पिछले साल जून 12 को अटैक किए थे, 12 दिन का जो अटैक चला था जून में, सॉरी, जो अटैक हुआ था 12 दिन का, यूएस और इसराइल ने मिलकर ईरान की जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट साइट्स थी उनको खत्म किया था, जिसमें बंकर बॉम्ब्स वगैरह भी गिराए थे, जिसकी पूरी जानकारी मैंने आपको यूएस ईरान वाले वीडियो में दी है। तो उसमें उन्होंने कहा था कि आपने ऑलरेडी बोल दिया था कि हमने ऑलमोस्ट जो था इनका न्यूक्लियर एनरिचमेंट फैसिलिटी को खत्म कर दिया है, इनके पास कुछ न्यूक्लियर मतलब है नहीं सामान, तो फिर ये आपने अभी जो अटैक किया है ये बोल के कि न्यूक्लियर वेपन्स बना सकते हैं, तो वो कैसे बनाएंगे जब उनके पास एनरिच्ड यूरेनियम ही नहीं है। आप बोल रहे हो कि आपने खत्म कर दिया और फिर अगले साल आप बिल्कुल 4 महीने या 6 महीने बाद आप जाके उसी फैसिलिटी पर अटैक कर रहे हो, और इसी तर्ज पे आप देखोगे पूरे देश में आपने युद्ध छेड़ दिया ये बोल के कि वो न्यूक्लियर वेपन्स बना सकते हैं। तो ये बात उनको समझ नहीं आ रही है, ठीक है। ये एक चीज़ हो जाएगी। और तीसरा चीज़ है, आपको पता होगा कि कंटिन्यूसली मिसाइल्स और ड्रोन्स जो हैं दोनों तरफ से दागी जा रही हैं। सऊदी, यूएई, कतर, बहरीन, ओमान, सब आप देखोगे कि उनको ईरान की तरफ से बहुत सारी जो मिसाइल्स है, ड्रोन्स है, वो झेलनी पड़ रही हैं। बहुत सारी चीज़ें तो एयर डिफेंस सिस्टम क्योंकि इनका स्ट्रॉन्ग है, यूएस ऑब्वियसली उनको सपोर्ट कर रहा है, तो पहले ही इंटरसेप्ट हो जाती है, लेकिन कहीं कहीं आपको पता है कि गिर भी जाती है, जिस वजह से आपको बहुत सारी कैजुअलिटीज़ देखने को मिलेंगी, ठीक है। ऑयल एंड गैस प्राइसेस ऑलरेडी आसमान छूने वाले हैं। अभी तो आप देखोगे इंडिया में इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, बट सून अगर ये वॉर नहीं रुका तो इफेक्ट जो होगा बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात होगी कि वॉर कभी भी होता है ना, ये एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट था जिसने बोला था कि वॉर जो होता है ना, नेवर डिसाइड्स हु इज़ राइट, वॉर ओनली डिसाइड्स हु इज़ लेफ्ट, ठीक है। मतलब जब वॉर होता है तो उससे ये नहीं होता है कि पता लगता है कि भाई मतलब किसके साथ अच्छा होगा किसके साथ बुरा होगा, है ना। वॉर बस ये बताता है कि कौन बचा हुआ है, कौन राइट और कौन रॉन्ग का गेम तो तभी खत्म हो गया जब आपने इनोसेंट लोगों को मारना शुरू कर दिया, ठीक है। अब आप देखोगे कि यूएई जो है वो बार बार यही कह रहा है अपने सिविलियंस को कि डरो मत, हमारा एयर डिफेंस सिस्टम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बहुत सारी मिसाइल्स और ड्रोन्स तो हमने, आप देखोगे वहीं पे ही जो वो प्रे बना पाती उससे पहले ही हमने उनको न्यूट्रलाइज कर दिया है, ठीक है। एंड वो बार बार यही कह रहे हैं कि हम कोई ईजी प्रे नहीं है ना। और मतलब ये तो उनके प्रेसिडेंट थे मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, ठीक है। उन्होंने साथ में यही कहा था कि देखो हम ईरानियंस को ये चाहते हैं कि रियलाइज़ हो कि ये वॉर करके और हम पे अटैक करके या नेबरहुड पे अटैक करके वो किसी के साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं। ये तो ईरान खुद कह रहा है, हमें पता है कि हम किसी के साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं, ठीक है। फिर आप देखोगे यहाँ पे यूएस जो है, मैंने बताया ना श्रीलंका में एक जो शिप है जो डॉक है, और वो सर्वाइवर्स जो बचे हैं ईरान की संकन शिप के, ठीक है। तो जो सेकंड ईरानियन शिप थी उनकी जो इस अभी मतलब सैंक हो गई थी, तो आयरनेस देना को तो उन्होंने ख़त्म ही कर दिया। एक आयरिस बूल शहर है, ठीक है। तो ये आप देखोगे श्रीलंका में डॉक्ड है। और मतलब होता है ना कि यहाँ के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस देने के लिए, मैंने बताया ना आपको कि उनको ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस देने के लिए मतलब प्रोवाइड करिए सारी फैसिलिटीज़। इनफैक्ट आप देखोगे जो यूएस का अटैक हुआ है ना आयरिस देना पे, आई थिंक वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये पहला अटैक था जो उन्होंने किसी इंटरनेशनल वाटर्स में ऐसे टोरपीडो के थ्रू सबमरीन से लॉन्च करके उसको गिराने की कोशिश करी है, ठीक है। तो ये बहुत ही अजीब सा सिनेरियो है इस वक्त। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, श्रीलंकन अथॉरिटीज़ बार बार यही बोल रही हैं कि हम लोग है ना जो भी करेंगे ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के हक में करेंगे, हम ऐसे ही नहीं करेंगे, ठीक है। फिर आप देखोगे अगर आप इसराइल और यूएस वाला और ईरान वाला एंगल देखोगे, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि लेबनान में जो हेजबोला था वो एक्टिवेट हो चुका है, उन्होंने इसराइल पे मिसाइलें दागना शुरू कर दिया, और इसराइल ने बेसिकली उसके तर्ज पे वार्निंग दी है कि मतलब वो सबको हेजबोला को पूरी तरीके से ख़त्म कर देंगे, ठीक है। और अगर उनको चूज़ करने के बीच बीच में आता है कि उनको अपने सोल्जर्स को चूज़ करना है, सिविलियंस को चूज़ करना है या अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करना है, तो डेफिनेटली वो अपने सोल्जर्स और अपने जो लोग हैं उनको प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। और इजरायली जो हेलीकॉप्टर्स थे उन्होंने ये जो नाबी चिट का एक टाउन है लेबनान में, ठीक है, वहाँ पे आप देखोगे बहुत सारे हेलीकॉप्टर से उन्होंने ट्रूप्स वगैरह मतलब डिप्लॉय करने की कोशिश करी थी, फिर हेजबोला ने उन पर मिसाइल दागनी शुरू कर दी तो वो वहाँ से चले गए थे। और हेजबोला जो है, याद रखना, मतलब हेजबोला और लेबनान में, ठीक है, हेजबोला और आपका जो इसराइल है वो आप देखोगे प्रॉपर वॉर में आ चुका है, क्योंकि वो एक दूसरे के ऊपर मिसाइलें दाग रहे हैं कि तुम यहाँ से जाओ और तुम यहाँ से जाओ, ठीक है। अब यहाँ पे वही है कि जो ईरान की सेकंड नेवी की बात चल रही है, अब ये ईरान की सेकंड नेवी क्या है, बेसिकली मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो ईरान का पावर स्ट्रक्चर है, एक तो है नॉर्मल जैसे बाकी कंट्रीज़ में होता है कि प्रेसिडेंट है या प्राइम मिनिस्टर है या पार्लियामेंट है, फिर आपके पास आर्म्ड फोर्सेज हैं, आपके मिलिट्री, नेवी, एयरफोर्स वगैरह है ना, पुलिस फोर्सेज है, वो सब जुडिशरी। एक है ईरान का अलग से
सेकंड अपन बोलते हैं ना कि जो पूरे इस स्ट्रक्चर को भी कंट्रोल करता है वो होता है ईरान का सुप्रीम लीडर, जो कि पहले थे अयतुल्ला अली खमेनी, पर उनका अभी आप देखोगे नेक्स्ट सुप्रीम लीडर का अपॉइंटमेंट हो नहीं पाया है, क्योंकि उनके अपॉइंटमेंट के लिए क्या होता है, उनके उनके पास कुछ स्पेशलिस्ट होते हैं, कुछ 80 क्लर्क्स या ऐसे स्पेशलिस्ट होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, वो बेसिकली मिलकर डिसाइड करते हैं कि नेक्स्ट सुप्रीम लीडर कौन बनेगा। बट क्योंकि आपको पता है लास्ट टाइम जब ये मीटिंग हुई थी जहाँ पे अयतुल्ला अली खमेनी और बहुत सारे टॉप लीडर्स थे, इसराइल और यूएस के इंटेलिजेंस ने मिलकर ही उस रूम को बॉम्ब कर दिया और सब लोगों की डेथ हो गई। तो ऐसे अभी दूसरी मीटिंग पॉसिबल हो नहीं पा रही है, इसलिए दूसरा सुप्रीम लीडर जो है वो अपॉइंट अभी तक नहीं हो पाया है, ठीक है। लेकिन जल्द ही हो जाएगा, ऐसा वो लोग कह रहे हैं कि नेक्स्ट वीक तक वो लोग नेक्स्ट सुप्रीम लीडर को अपॉइंट कर देंगे। और तब तक आप देखोगे 3 उन्होंने स्पेशलिस्ट टाइप के या एक्सपर्ट्स टाइप का एक पैनल बनाया है, जो आप देखोगे एक कंट्री को पूरा प्रॉपर चलाने में काम कर रहा है। तो ईरान की अगर आप बात करोगे तो जो सुप्रीम लीडर था वो उसके पास बहुत सारी पावर थी और उसकी खुद की एक स्पेशल फोर्स भी थी, जिसको ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स बोलते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, ये जो IRGC है ना, ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स, ये याद रखना एक तरीके से पैरेलल मिलिट्री है, ठीक है। ये जितने भी एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस हो गया, जितने भी बाहर के बेसिस वगैरह हो गया, ईरान की डिप्लोमेसी हो गया, उसके बाहर कोई आपको लग रहा है वेपन्स वगैरह की सप्लाई करनी है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल करना है, वहाँ पे अंडरग्राउंड बंकर्स वगैरह बनाने हैं, तो ये सारा काम IRGC करती थी। ये IRGC का कंट्रोल पार्लियामेंट या यहाँ के लोगों के पास नहीं है, बल्कि आप देखोगे सुप्रीम लीडर के पास था, ठीक है। और यही आप देखोगे ईरान की सेकेंड नेवी ऑपरेट करती है, ओके। तो जहाँ US इसराइल क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने ईरान की जो नेवी थी उसको डिस्ट्रॉय कर दिया है, ठीक है, जो उनके नेवल फैसिलिटीज़ वगैरह थी उसको काफ़ी नुकसान पहुंचाया है, वहीं पे लोग बोल रहे हैं कि भैया जो ईरान की सेकंड नेवी है वो काफ़ी पावरफुल है, ठीक है, और वही एक्चुअली आप देखोगे सारी चीज़ें रन करती है। तो इसमें उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि जैसे US ने जो आइलैंड ऑफ कैश था या बंदर अब्बास था, कुनारक था, उसको काफ़ी नुकसान पहुंचाया है, बट लोग वही बोल रहे हैं कि अभी तक जो सबमर्ज वेसल्स थे वो सारे निकले नहीं है, और इनफैक्ट बंकर्स वगैरह बना रखे हैं इन्होंने यहाँ पे नेवल पोर्ट्स वगैरह पे भी, जहाँ पे IRGC आराम से अपना काम कर सकता है। अब इसी सब के बीच में क्या होता है, आपको पता है कि जो एयर स्पेसेस हैं बहुत सारी कंट्री की वो क्लोज कर दी गई हैं कमर्शियल फ्लाइट्स के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली पता लगे आपकी फ्लाइट जा रही है और कोई ड्रोन या मिसाइल आके उससे टकरा जाए, तो इतनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी में, इतनी ज़्यादा आप देखोगे लाइफ के थ्रेट के बीच में एक प्लेन उड़ा पड़ा काफ़ी डिफिकल्ट होगा। तो यहाँ पे कमर्शियल पायलट्स जो हैं वो काफ़ी कंप्लेन कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि हमें हमेशा कमर्शियल प्लेन्स फ्लाई करने की ट्रेनिंग दी गई थी, हमें बेसिकली ये जो होता है ना डिफेंस कैपेबिलिटी सिखाई नहीं गई है, हमें पता ही नहीं है कि, और हमारे ऊपर इतना मेंटल प्रेशर रहता है कि हमें अपने आप को, एरोप्लेन को, पैसेंजर्स को, सबको सेफ रखना है, ठीक है। हम कोई मिलिट्री पायलट्स तो है नहीं जिसे इस तरीके की थ्रेड्स के साथ ट्रेनिंग दी गई हो, तो फियर और एनजाइटी भी काफ़ी ज़्यादा है ना। पर यहाँ पे मिडिल ईस्ट के जो पायलट्स हैं वो तो आप देखोगे टाइम एंड अगेन, कभी कुवैत का एयरलिफ्ट प्रोग्राम हो या फिर आपको पता है इराक ईरान वॉर हो, अफगानिस्तान में कुछ हो रहा हो, तो वो तो क्या है, वो बोल रहे हैं कि हम तो ट्रेन हो गए हैं ऑन द ग्राउंड ओनली कंटिजेंसीज के साथ डील करना, ठीक है। कोई भी आपको गारंटी नहीं दे सकता कि आज बॉम्ब फटेगा या नहीं फटेगा, आप उस इन अनसर्टेनिटी में ही वो प्लेन फ्लाई करते हो। तो ये भी कुछ सोचने वाली बातें हैं कि देखो कैसे छोटी छोटी कम्युनिटीज़ पे, छोटी छोटी प्रोफेशंस पे कितना ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस बढ़ जाता है। फिर आते हैं अपन, ये तो मैंने आपको बताया था ना, ईरान ने अपोलोजाइज किया अपने नेबर्स को, ट्रम्प ने बोला विक्ट्री हो गई, विक्ट्री हो गई, ईरान ने बोला कोई विक्ट्री नहीं हुई है, हम अभी भी वॉर कंटिन्यू करेंगे 3-4 हफ्ते तक। अगर आप बोल रहे हो कि आप वॉर खींच सकते हो तो हम इसको सालों तक खींच सकते हैं। हम सिर्फ इसलिए दुखी हो रहे हैं क्योंकि हमें अपने ही भाई बंधुओं पे जो आगे पीछे रहते हैं उनके ऊपर हमें अटैक करना पड़ रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे मैंने ना कुछ जैसे ग्रीन में एक्स्ट्रा पॉइंटर्स डाले हैं, ये प्लीज़ आप पढ़ना। वैसे मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको मिडिल ईस्ट का मैपिंग का एक सेशन कंडक्ट करवा दूं जिसके अंदर आप प्रॉपर मैपिंग वगैरह कर सकते हो, ठीक है। ये मैंने आपको बता ही दिया कि ईरान की एक शिप है, उसको कोची में डॉक किया गया है, और जयशंकर ने बार बार यही कहा है कि हमने, आयरिस लवाण है उसका नाम, देना तो उन्होंने गिरा दी, ठीक है। बूश शहर जो है वो श्रीलंका में डॉक्ड है, और आयरिस लवाण जो है वो आप देखोगे इंडिया में डॉक्ड है, कोची में, ठीक है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब ईरान ने बोला ना कि हाँ हाँ मतलब वी अपोलोजाइज, तब मैंने बताया ना ट्रंप ने बोला कि ये तो विक्ट्री हो गई, तो ईरान ने यही बोला कि ये तो ड्रीम है आपका, ये तो आप अपनी ग्रेव में लेके जाओगे, ठीक है। और ऐसा नहीं है, अग्रेशन जो हो रहा है बेसिकली, आपने हमारे मतलब सुप्रीम लीडर की डेथ कर दी, समझ में आ रहा है, तो वो सारी चीज़ें जो हैं हम उसको भूल नहीं सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि जो ईरान के लीडर्स हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, उनकी बहुत ही लिमिटेड पावर है ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर, क्योंकि वो कौन गवर्न करता है, IRGC। और IRGC किसको रिमोट करता था, ओनली सुप्रीम लीडर को। तो अल्टीमेटली प्रॉब्लम क्या हो रही है कि वॉर कितना चलेगा, कब तक कंटिन्यूड रहेगा, क्या कौन सी मिसाइलें दागी जाएंगी, ईरान की तरफ से वो डिसीजन कौन ले रहा है, IRGC, ठीक है। उसमें सिविलियंस का मतलब होता है ना पॉपुलर ओपिनियन का, पार्लियामेंट का कोई रोल नहीं है, ओके।
तो ये एक चीज़ हो जाएगा। अब तक जो यूएस ईरान का वॉर चल रहा है उसमें 1300 ईरानियन सिविलियंस की डेथ हो चुकी है। 60 से ज़्यादा आप देखोगे यूएस या इसराइल के मिला के भी लोगों की डेथ हो चुकी है। बहुत सारे लोग वुंडेड हो चुके हैं। ठीक है, आपको सिर्फ आप देखोगे वुंड्स वगैरह की ही आवाज़ सुनाई दे रही है। अगर ईरान शिप का देखोगे तो मैंने पहले ही बताया कि श्रीलंका ने तो पहले ही बोल दिया था कि हम सिर्फ और सिर्फ यूनाइटेड नेशन जो कन्वेंशन लॉज ऑन सीज होते हैं या फिर जो यूनाइटेड नेशन का चार्टर होता है उसके हिसाब से ही एक्ट कर रहे हैं, इंटरनेशनल लॉज के हिसाब से एक्ट कर रहे हैं। हम किसी भी इस वॉर में किसी भी पार्टी के अगेंस्ट नहीं है, किसी भी पार्टी की सपोर्ट में नहीं है, और हम इस मैटर को जो भी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस है उसके हिसाब से ही हैंडल करेंगे। ठीक है, जयशंकर बार बार ये बता रहे हैं कि कैसे मर्चेंट शिप्स जो हैं उनके ऊपर इतना सारा प्रेशर आ गया है क्योंकि वेस्ट एशिया में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है। ठीक है, तो जो इंडियन सी फेयरर्स होते हैं एक्चुअली है क्या, अगर कोई शिप देखो, दो तरह की शिपिंग होती है। एक तो होती है नेवल शिपिंग जो आपको पता है नेवी में जाते हैं, और एक होते हैं बेसिकली जो आपकी मर्चेंट नेवी के लिए काम करते हैं। मर्चेंट नेवी मतलब जो आप देखोगे कमर्शियल नेवी होती है ना, जिससे सामान आपका एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होता है वो। अभी जो मर्चेंट नेवी होती है ना, आप देखोगे कोई भी कंट्री की क्यों ना हो, मोस्टली आपको इंडियंस ही ऑपरेट करते हुए दिखेंगे उसमें। ठीक है, तो वो ये बोल रहे हैं कि जयशंकर जी ने ये बात बिल्कुल सही उठाई है। उन्होंने बोला है कि मर्चेंट नेवी किसी की भी कंट्री का नुकसान हो उसमें आपको जो दिखेगा ना, मतलब अल्टीमेटली लॉस किस कम्युनिटी को हो रहा है, तो वो इंडियंस ही हैं। तो वो बोल रहे हैं कि इट इज़ हाई टाइम कि मर्चेंट नेवी की तरफ और स्पेसिफिकली उन इंडियंस की तरफ जो इस प्रोफेशन में इन्वॉल्व हैं उनके तरफ भी थोड़ा सा सोचें। ठीक है, ये तो मैंने आपको पहले बता दिया कि जो ईरान के मतलब होता है ना, ईरान के जो सुप्रीम लीडर थे, ठीक है, उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं इंडिया में, तो उन्होंने आप देखोगे बताया था कि कैसे जो मार्टायरडम है खमेनी जी का, ठीक है, उसने कितनी सारी कंट्रीज़ को मूव किया है। इवन इंडिया से भी उनको बहुत सारे लोगों से कंडोलेंसेज आए थे। ठीक है, मार्टायरडम मतलब वो शॉक हो गए थे कि यूएस ऐसा कुछ कर सकता है। 86 ईयर ओल्ड मैन जो उनके हिसाब से उनको लगता है उसने कोई सिन नहीं किया है, तो कंप्लीट इनजस्टिस हुआ है। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि ये तो उन्होंने बता ही दिया था कि भाई हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री बेसिस पर अटैक किया है। ठीक है, वो जस्टिफिकेशन देने की कोशिश करी है यूएस ने पहले भी। ये मैंने बताया ना आपको कि नेक्स्ट सुप्रीम लीडर 88 सेलेक्टेड लोग जो होंगे वो बेसिकली अपॉइंट करते हैं। तो ये उन्होंने जस्टिफिकेशन दिया और इंडिया के उनको कम्प्लीटली मतलब काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा है उनका। उन्होंने बोला है कि इंडिया के साथ हमारे काफ़ी वार्म रिलेशंस हैं और हम चाहते हैं कि ये रिलेशंस डीप भी हैं, बहुत पुराने भी हैं, और इंडिया ने जब तक सपोर्ट दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अगर आप इंडिया बेंस टू वर्ल्ड पुलिसमैन, अब ये पी चिदम्बरम जी का एक आर्टिकल आया है, बहुत ही अमेजिंग आर्टिकल है। इसमें ना वो ये कह रहे हैं कि जो ईरान का न्यूक्लियर वेपन का थ्रेट लेके आपने कार्ड प्ले करके बोला कि भाई वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है ये, मतलब ये पहले भी आपने इराक इन्वेजन के लिए यूज़ किया था। ठीक है, गद्दाफी को हटाने के लिए लीबिया से भी ये यूज़ किया था। फिर वहाँ पे भी आपको पता है यूएस ने जब इंटरवीन किया है बहुत सारी जगह पे, तो ये बोला है कि हम ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस नहीं चाहते हो। मुंड्रू डॉक्ट्रिन को होता है ना डॉन्डो डॉक्ट्रिन बना के उन्होंने रेजीम चेंज कर दिया वेनेजुला में। तो वो ये बोल रहे हैं कि जो मिलिट्री इंटरवेंशंस हैं ये ना ही सिर्फ इलीगल है बल्कि कंप्लीटली इलेजिटिमेट है। वो बोल रहे हैं कि एक दूसरे देश का जो प्रेसिडेंट होता है वो किसी और देश में विदाउट ऑथराइजेशन उसकी खुद की कांग्रेस के, मतलब ट्रंप ने जो वॉर डिक्लेयर किया है, क्या उसने यूएस कांग्रेस से परमिशन ली थी, तो ये कंप्लीटली इलीगल है उस सेंस में। ठीक है, प्लस आपको पता है यूनाइटेड नेशन चार्टर को तो कंप्लीटली वॉयलेट ही करता है। दूसरी चीज़ है कि इलेजिटिमेट भी है किसी कंट्री के लिए कि दूसरी सॉवरेन कंट्री का जहाँ पे लोग हैं वो डिसाइड कर सकते हैं अपने लिए, उनके लिए डिसाइड करना कि भाई आपको रेजीम चेंज की ज़रूरत है। रशिया ने भी आप देखोगे कि जब यूक्रेन पर अटैक किया कंप्लीटली इलीगल था। यूएस ने जब वेनेजुला के प्रेसिडेंट को उठाया वो भी कंप्लीटली लेजिटिमेट था, और यूएस ने अभी जो इसराइल के साथ मिलकर ईरान पे किया है वो भी कंप्लीटली इन लेजिटिमेट है। ठीक है, उन्होंने बोला यूएस के मतलब जब ये अटैक हुआ फरवरी 28 को, तो फरवरी 25 और 26 को आपको पता है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे वो वहाँ पे इसराइल की नेसेट में, वहाँ पे जो उनकी पार्लियामेंट होती है उसको मतलब एड्रेस कर रहे थे। वहाँ पे जाके उन्होंने बताया कि अक्टूबर 7 पे जो आपने हमास ने आप पे अटैक किया था, ठीक है, उसके लिए बहुत सारे कॉन्डोलेंसेज हैं, बहुत ही बारबरिक अटैक था। फिर जैसे ही वो मीटिंग खत्म करके आते हैं आप देखोगे तुरंत फरवरी 28 को यूएस इसराइल मिलकर ईरान पे अटैक कर देते हैं। ठीक है, आपने उसके खिलाफ कुछ बोला नहीं। प्लस आपको पता है कि जो इसराइल पैलेस्टीन का वॉर हुआ है उसमें इसराइलीज कुछ 1200 ही मरे हैं, लेकिन जो पैलेस्टीनियंस है 70,000 से ज़्यादा मर गए हैं। ठीक है, और मोस्टली सिविलियंस थे उसके अंदर, तो उसके तरफ उसके लिए इंडिया की तरफ से कोई कंडोलेंस स्टेटमेंट क्यों नहीं गया। ठीक है, फिर वो बोल रहे हैं कि जो ये पूरा इशू बनाया है रेजीम चेंज का मतलब प्रेसिडेंट ट्रम्प जी ने, तो वो ये बोल रहे हैं कि कितनी भी बुरी रेजीम क्यों ना हो, ये दूसरी कंट्री का बिजनेस हो ही नहीं सकता। आज भी ऐसे देश करते हैं, आज भी ऐसे देश है 50 से ज़्यादा जहाँ पे डिक्टेटर्स हैं, जहाँ पे रेजीम चेंज होनी चाहिए बहुत सारे, तो आप देखोगे यूएस के फ्रेंड्स एंड एलाइज हैं, तो क्या आप उनको नहीं हटाओगे, है ना। फिर आप देखोगे कि ये तो मैंने आपको पहले बता दिया था। ठीक है, और हाँ, एक सबसे शॉकिंग चीज़ इसमें ये भी थी, आपको पता है कि यूएस और ईरान के बीच में मध्यस्थता चल रही थी, है ना।
ओमान इसको मीडिएशन करवा रहा था और ओमान ने ये बोला था कि ईरान अग्री कर गया है कि हम बिल्कुल न्यूक्लियर अरेंजमेंट नहीं करेंगे, जीरो स्टॉक पाइलिंग कर लेंगे और हम कोई न्यूक्लियर वेपन डेवलप नहीं करेंगे। पर वो होते हुए भी आप देखोगे नेक्स्ट डे अटैक कर दिया गया। तो ऑब्वियसली आप देखोगे जितनी भी टॉक्स थी वो सारी ऑफ द टेबल चली गई। ठीक है, इसराइल जो है आपको पता ही है कि ईरान का सोन एनिमी है। एक्चुअली हो क्या रहा है कि मिडिल ईस्ट रीजन में ना पावर का गेम चल रहा है। तो पहले क्या होता था कि सऊदी बहुत डोमिनेटिंग पावर था, पर इसराइल ने जब पैलेस्टीन को पूरा कैप्चर कर लिया तो इसराइल यहाँ पे डोमिनेटिंग पावर बन गया। लेकिन इसराइल तो आपको पता है जूइश नेशन है, सऊदी आपको पता है सुन्नी डोमिनेटेड मुस्लिम कंट्री है, लेकिन ईरान जो है ना वो शिया डोमिनेटेड कंट्री है। और ईरान से कभी ये बैटन ना कोई छीन ही नहीं पाया है कि वो एक्चुअली में अगर आप देखोगे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मिडिल ईस्ट में, है ना। तो इंडिया का स्टैंड अगर आप देखोगे तो उन्होंने वही बोला है कि इंडिया का ना मल्टीपल इंटरेस्ट है इस रीजन में, चाहे वो इकोनॉमिक हो, चाहे वो आप देखोगे एनर्जी वाला हो, है ना, चाहे वो आप देखोगे हमारे जो इतने सारे लोग रहते हैं वहाँ पे वो हो, या फिर उनसे मिलने रेमिटेंसेज हो, ठीक है, या फिर आप देखोगे इन्फ्लेशन वगैरह हो, हमारा ट्रेड हो। तो इस चक्कर में आप देखोगे वो बोल रहे हैं कि इट इज़ हाई टाइम कि इंडिया नीड्स टू री एवेल्युएट इट्स फॉरेन पॉलिसी। फिर ये वो वाला इशू आ जाएगा एलपीजी वाला, जो मैंने आपको बताया कि जो पब्लिक सेक्टर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है उन्होंने 60 रुपये बढ़ा दिए हैं। ठीक है, फिर भी आप देखोगे जितना उनको नुकसान हो रहा है ना उस मतलब उसके तर्ज पे अगर आप देखोगे तो बहुत ही कम इन्होंने पैसे बढ़ाए हैं। और उज्ज्वला योजना वाले जो लोग हैं उनके लिए भी सिलेंडर्स की जो प्राइस है, क्योंकि उनको कैश सब्सिडी मिलती है, तो भी आप देखोगे काफ़ी कम ही बढ़ी है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। अगर आप देखोगे इंडिया में एक्चुअली क्या होता है, दो चीज़ें हैं, एक तो हमारा पेट्रोल डीजल हो जाएगा और एक है हमारा एलपीजी। ठीक है, पेट्रोल डीजल अगर आप देखोगे तो हम बाहर से जितने प्राइस में लाते हैं ना, वो सपोज करो कि एक्चुअली में उसकी कॉस्ट 50 रुपये पड़ती, सरकार सेंटर और स्टेट सब मिला के 50 रुपये का टैक्स लगाते हैं, इसलिए हमें 100 रुपये का पड़ता है। मतलब सरकार यहाँ से ना पैसे कमाती है। ठीक है, एलपीजी में क्या हो रहा है कि एलपीजी की जैसे अगर हमें 600 रुपये का सिलेंडर देती है ना सरकार, तो वो एक्चुअली में 900 रुपये का पड़ रहा है। तो सरकार यहाँ पे सब्सिडी वहन करती है। अभी जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज होती है, क्योंकि आप देखोगे वो एलपीजी का जो कंज्यूमर्स हैं उनको प्रोटेक्शन देना चाहती है, वो चाहती है कि कंज्यूमर्स को एलपीजी का सप्लाई मिलता रहे, हाउस होल्ड्स को, ठीक है, एनर्जी का कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो इस चक्कर में क्या होता है, जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं ये आपको 600 रुपये में सिलेंडर दे रही है, बट एक्चुअली कॉस्ट में तो उनकी उतनी है। तो ऑब्वियसली उनको जो लॉसेज होंगे, तो 2-3 साल से उनको 20,000 करोड़, 30,000 करोड़, 28,000 करोड़ ऐसे लॉसेज हो रहे हैं। और सरकार क्या करती है, एंड में उनको कॉम्पनसेशन दे देती है। जैसे अगर 28,000 करोड़ का लॉस हुआ तो 22,000 करोड़ पकड़ा दिए, 30 का लॉस हुआ तो 22,000 करोड़ पकड़ा दिए। ऐसे करके आप देखोगे हर साल उनको कुछ ना कुछ पैसा रिलीज करती है, क्योंकि वो आप देखोगे इतना कॉस्ट जो है वो अपने ऊपर वहन कर रही हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि मतलब सरकार यही कोशिश कर रही है कि जो एलपीजी है, क्योंकि आपको पता है गरीब से लेकर अमीर तक, है ना, कमर्शियल से लेकर डोमेस्टिक हाउस होल्ड्स तक एलपीजी खाना बनाने के काम आता है, सब लोग इसको यूज़ करते हैं। तो एलपीजी की प्राइसिंग बढ़े ना, ऐसा नहीं हो कि ना एनर्जी की क्राइसिस आ जाए, फूड इनसिक्योरिटी की प्रॉब्लम आ जाए, तो इसको सरकार कंट्रोल में रखे है। ठीक है, सरकार ने बेसिकली जो अपनी कंपनीज होती हैं उनको एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट के अंदर अपनी पावर्स को यूज़ करते हुए बोला है रिफाइनर्स को, अब जितना भी गैस वगैरह यूज़ कर रहे हो वो सारा डोमेस्टिक कंजम्पशन में जाएगा, कुछ भी एक्सपोर्ट नहीं होगा। ठीक है, और एलपीजी जो होगा उसकी जो कैपेसिटी है वो बढ़ाओ। साथ में सरकार क्या कर रही है, बेसिकली अपने जो, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद हो गया है तो वेस्ट एशिया से सप्लाई बंद है, तो हम लोग अब क्या कर रहे हैं, बाकी कंट्रीज और बाकी बड़े बड़े ट्रेडर्स जो होते हैं ना, ऑयल ट्रेडर्स, उनके साथ डील कर रहे हैं ताकि हमारे पास क्रूड ऑयल का इनफ सप्लाई आ जाए बिफोर अगर ये जो वॉर है वो आगे कंप्लीटली हेवायर हो जाए। ठीक है, रशिया से भी आप देखोगे बात चल रही है कि हम वहाँ से ऑयल खरीद सकें। प्लस आप देखोगे अभी तो कंफर्टेबल पोजीशन में, अभी तो मतलब एक बार स्टेटमेंट दिया था कि 74 डेज का है, एक बार बोला कि 25 डेज का है, बट जो भी हो हम लोग कंफर्टेबल पोजीशन में है कि अगर वॉर 1 महीने चला तो हम लोग आराम से, मतलब होता है ना, हमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम खींच जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम तो तब आएगी जब आप देखोगे वॉर लंबा चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके, हाँ, फिर वेस्ट एशिया से रिलेटेड एक और न्यूज़ आती है कि वेस्ट एशिया के, जैसे मैंने बताया ना आपको, ऑटोमोबाइल के एक्सपोर्ट्स जो है वो पूरे रुक गए हैं, सिर्फ इंडिया के नहीं, चाइना वगैरह के लिए भी। वेस्ट एशिया में जो प्राइसेस हो रहा है ऑब्वियसली उस वजह से क्या होगा कि जो एक्सपोर्टर्स होते हैं, जो कंडीशंस लगाते हैं, जो ऑब्लिगेशंस देते हैं कि हम 6 दिन में कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर देंगे, 10 दिन में कर देंगे, तो वो नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए भी आप देखोगे सेंटर ने उनको एग्जाम्पन्स दिलवा दिए हैं। प्लस आप देखोगे जो फार्म एक्सपोर्ट्स है, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स है अपने गल्फ रीजन में, क्यों, क्योंकि इतनी सारी रीपैट्रिएट कमेटी है, करीबन आप देखोगे 8-9 मिलियन लोग वहाँ पे रहते हैं। तो ये जो करीबन 1 करोड़ लोग वहाँ पे रह रहे हैं वो आप देखोगे इंडियन ओरिजिन के हैं, तो उनको इंडियन स्पाइसेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, है ना, हमारे प्रोडक्ट्स जो होते हैं काफ़ी पसंद होते हैं। तो ऑब्वियसली वॉर की वजह से आप देखोगे हमारा जो $11 बिलियन का फार्म एक्सपोर्ट्स है उस पर भी नुकसान देखने को मिल रहा है। ठीक है,
फिर अपन ये ईरान यूएस से हटके एक नई न्यूज़ पे चलते हैं, वो हमारे नेबर नेपाल की तरफ। तो नेपाल में आपको पता होगा कि जेन जी प्रोटेस्ट हुए थे, जिस वजह से वहाँ के जो करंट रेजीम थी उसको स्टेप डाउन करना पड़ा था, और उसके बाद आप देखोगे वहाँ पे नए प्राइम मिनिस्टर और इन सब का अपॉइंटमेंट हुआ था। अब फाइनली नेपाल में आप देखोगे इलेक्शंस हो रहे हैं, ठीक है। और उस इलेक्शंस में अभी तक जो है एक नई पार्टी है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी है ना, जिसके लीडर हैं, बहुत ही यंग लीडर हैं वो, ठीक है। बलेंद्र शाह, ठीक है, जिनको बलेन कहते हैं बहुत प्यार से। उन्होंने बेसिकली वो लीड करते हुए नज़र आ रहे हैं, और उन्होंने आप देखोगे काफ़ी सारे वोट्स भी जीत लिए हैं। इनफैक्ट उन्होंने जो 4 टाइम पीएम रहे थे केपी शर्मा ओली, ठीक है, उनको डिफीट कर दिया है। एंड ये कहीं ना कहीं बता रहा है कि भाई मतलब नेपाल भी एक रेजीम चेंज चाहता है। तो वहाँ की जो टॉप लीडरशिप है वो बोल रही है कि अब हम इस हिमालयन स्टेट को प्रॉपर एक इन्वेस्टमेंट का डेस्टिनेशन बनाएंगे, ठीक है। इन्वेस्टमेंट्स जो होंगे उनको, इन्वेस्टर्स को बहुत सारे चॉइसेस दिए जाएंगे। हमारी जो डिप्लोमेसी है इट विल बी गाइडेड बाय डेवलपमेंट ओनली, ठीक है। म्यूचुअल इंटरेस्ट और डिग्निफाइड फॉरेन पॉलिसी होगी, जहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट्स कैसे प्रमोट करें कंट्री में उसको तवज्जो दिया जाएगा। पर हमारे जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उन्होंने नेपाल को पहले ही कॉन्ग्रेचुलेट कर दिया फॉर कंडक्टिंग अ सक्सेसफुल इलेक्शन। अभी तक किसी लीडर को कॉन्ग्रेचुलेट नहीं किया है, बट कंडक्टिंग अ सक्सेसफुल इलेक्शन के लिए उन्होंने एक ट्वीट ज़रूर किया था एक्स के ऊपर। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर, जो है सोशल मीडिया बैन को लेके। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, क्योंकि एआई का इतना नेगेटिव इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, आपको पता है डीप फेक जैसी चीज़ें जाती हैं, सेक्सुअल हरासमेंट हो सकता है, पोर्नोग्राफी हो सकती है, गेमिंग वगैरह से आपको पता है कि टेररिस्ट लोग जो है वो हायर कर रहे हैं, इनकी रेडियोलॉजी, जो रेडिकल आइडियोलॉजी है उसका प्रमोशन कर रहे हैं। तो बहुत सारे जो अपन बोलते हैं ना नेगेटिव इन्फ्लुएंस को देखते हुए, अब जैसे ऑस्ट्रेलिया ने, इंडोनेशिया ने, फ्रांस ने आप बोला था कि सोशल मीडिया बैन लगाएंगे, और उन्होंने, ऑस्ट्रेलिया ने तो पूरी तरीके से इंप्लीमेंट भी कर दिया कि 16 साल से कम बच्चों के लिए उन्होंने सोशल मीडिया बैन ही कर दिया, जहाँ पे फेसबुक, मेटा, ये सारी जो कंपनीज थी उनको एक्शन लेने पड़ेंगे ताकि वो ढंग से उसको बैन को इम्प्लीमेंट कर पाए। इंडिया में भी आप देखोगे स्टेट वाइज, जैसे कर्नाटका हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, इन्होंने यहाँ पे आप देखोगे बैन लाने की कोशिश करी है। एक अंडर 13 के लिए लाना चाहता है, एक अंडर 16 के लिए लाना चाहता है। बट जो अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो मतलब अंडर 13 है, अंडर 16 ऐसे नहीं, वो एक बेसिकली एज वाइज रिस्ट्रिक्शन के हिसाब से सोच रही है। वो बोल रही है कि कंप्लीटली बैन मत करो, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप कोई कंप्लीटली बैन कर दोगे किसी इंडस्ट्री को, तो ऐसा नहीं हो अनरेगुलेटेड, अनसॉलिसिटेड, जो अपने बोलते हैं ना अनसेफ साइट्स होती हैं, वो अंडरग्राउंड में बढ़ती लग जाती है, और फिर बच्चे जो हैं वहाँ डाइवर्ट हो जाए। तो उससे बेटर है कि रेगुलेशंस पैदा कर दो, जैसे 8 से 12 एक ग्रुप हो गया, 12 से 16 एक ग्रुप हो गया, है ना, 16 से 18 ऐसे एक तीसरा ग्रुप हो गया। तो ऐसे करके 3 अलग अलग ग्रुप्स बना दो, और तीनों में आप देखोगे लिमिटेशंस डाल दो कि भाई नाइट टाइम में आप व्यू नहीं कर सकते, इवनिंग टाइम में आप 1 या 2 घंटा ही देख सकते हो, आप यही कंटेंट दे सकते हो, पेरेंट्स का कंसेंट होना चाहिए। तो ऐसे करके आप देखोगे सोशल मीडिया अवेयरनेस होनी चाहिए बच्चों के अंदर, ताकि वो एक्चुअली में समझ पाए कि कहाँ देखना है, क्या देखना है, ठीक है। तो जैसे आंध्र प्रदेश है, वो तो कम्प्लीटली जो अंदर 13 ईयर्स के बच्चे हैं उनके लिए बैन कर देगा अगले 90 दिन के अंदर, ठीक है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, वो यही बोल रहे हैं कि जो यंगर बच्चे हैं उनके पास बहुत एक्सपोजर है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के बाद फ्रांस ने भी आप देखोगे ये वाली चीज़ बोली थी। फ्रांस ने इनफैक्ट जो अभी ग्लोबल एआई इम्पैक्ट समिट हुई थी उसके अंदर भी आप देखोगे फ्रांस ने यही बोला था कि हमें चिल्ड्रन को प्रोटेक्ट करना है, जो एआई और डिजिटल का अब्यूज़ होता है उससे, ठीक है। जो सोशल मीडिया प्रॉब्लम जो प्लेटफॉर्म्स है वो तो आपको पता ही है कि थोड़े प्रॉब्लम्स में आ रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि एक सेंट्रल लेजिस्लेशन फिर भी ठीक रहेगा, लेकिन अलग अलग स्टेट अलग अलग लेजिस्लेशन निकालेगी, अलग अलग रेगुलेशंस बनाएगी, तो उसको इंप्लीमेंट कर पाना भी काफ़ी डिफिकल्ट होता है, स्पेसिफिकली डिजिटल वर्ल्ड में, जहाँ पे आप देखोगे ज़रूरी नहीं है कि जहाँ से आपने लैपटॉप लिया है आप वहीं पे मतलब रहते हो, ठीक है। तो ये एक दिक्कत हो जाएगी। प्लस वो ये बोल रहे हैं कि जो लार्जर कंसर्न आ रहा है कि लोग जो है एडिक्टेड होते जा रहे हैं। तो ये आपको पता है केस भी चल रहा है यूएस में, जहाँ पे इंस्टाग्राम पे एक छोटी सी लड़की ने केस कर लगाया है कि इंस्टाग्राम की वजह से कैसे वो एडिक्ट हो गई, उसकी सोशल लाइफ पूरी डिस्ट्रॉय हो गई, वो डिप्रेशन में चली गई, है ना। तो वो सारी चीज़ें आपको लार्जर एक क्राउड में देखने को मिल रही हैं, ठीक है। तो लोग अब ऑल्टरनेटिव भी सोच रहे हैं कि क्या हम वापस फीचर फोन्स पे जा सकते हैं, क्या हम सिर्फ है ना टैबलेट्स जो होते हैं उनमें एजुकेशन ओनली कंटेंट ही दे सकते हैं, ठीक है। मतलब कैसे हम फिल्टर्स वगैरह लगा सकते हैं, कैसे हम लिमिटेशंस लगा सकते हैं, ताकि जो बच्चों का एक्सपोजर है खतरनाक गेम्स को, सेक्सुअल मतलब होता है ना इमेजरी वगैरह को, वो हम थोड़ा सा कम कर सकें, ठीक है। और इंडस्ट्री का तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, वो सेंट्रल लेवल लॉ चाहते हैं रादर देन कि अलग अलग स्टेट अपना अपना लॉ लाए, क्योंकि उसको आप देखोगे इनकन्सिस्टेंसी होगी, उसको इंप्लीमेंट करने में भी बहुत सारे ऑपरेशनल चैलेंजेस आ सकते हैं, ठीक है। और इसमें आप देखोगे एक थिंक टैंक है, वो ये बोल रहा है कि जब भी कोई बैन या रिस्ट्रिक्शन की बात होती है, तो जब भी आप ऐसी कोई चीज़ करते हो तो इससे क्या होता है, जेंडर में आपने जितना एडवांटेज लिया है वो सारा आप देखोगे पहले चला जाएगा। क्यों? क्योंकि महिलाएं जो होती हैं, कभी भी क्या होता है ऐसा कुछ कंटेंट होगा तो माँ बाप सबसे पहले क्या बोलेंगे महिलाओं के लिए, भाई तुम तो बिल्कुल ही मत देखो, है ना, गलत हो जाएगा, डिग्निटी खराब हो जाएगी। तो वो बोल रहे हैं इतनी मुश्किल से हम डिजिटल डिवाइड और ये सारी चीज़ें क्योर कर पाए थे, लेकिन आज आप देखोगे वो सारी चीज़ें और ज़्यादा पीछे चली जाएंगी, और कहीं ना कहीं विमेन जो हैं उनको ज़्यादा खामियाजा भुगतना पड़ेगा।
फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ जो है चाइना से। तो आपको पता है चाइना में एक एंटी करप्शन ड्राइव चल रही है स्पेसिफिकली, और मतलब मिलिट्री लीडर्स जो है, टॉप मिलिट्री लीडर्स, उनको रिज़ाइन करना पड़ा है, उनको टारगेट किया गया है, उनको जेल भी हुई है। तो ये आप देखोगे जी जिनपिंग जो है चाइनीज़ प्रेसिडेंट, वो बार बार यही बोल रहे हैं कि जो पॉलिटिकल लॉयल्टी होती है ना मिलिट्री में, दैट इज़ इंपॉर्टेंट, और करप्शन की कोई जगह नहीं है, ठीक है। द फाइट अगेंस्ट करप्शन जो है वो पुश करी जाएगी फॉरवर्ड, और जितने भी लोग करप्शन में इन्वॉल्व हैं उन सबको आप देखोगे गिन गिन के हटाया जाएगा। फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट बड़े आर्टिकल पे जो है रशिया और यूक्रेन से। रशिया ने एज यूजुअल आप देखोगे बहुत सारे ड्रोन और मिसाइल से यूक्रेन के बहुत सारे एरियाज और इंफ्रास्ट्रक्चर को कम्प्लीटली डैमेज कर दिया है। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को हो जाएगा, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है। सब चीज़ों को आप देखोगे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाएगा, उन सबको टारगेट कर रहे हैं। फिर आते हैं अपन पंजाब की तरफ। तो पंजाब में आप देखोगे उनकी नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई है। तो ये चीज़ मैंने इसलिए डाली थी क्योंकि पंजाब की पॉलिसी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रॉब्लम मतलब इफ़ यू आर नॉट फ्रॉम पंजाब एंड आप वहाँ का एग्जाम नहीं दे रहे हो, बट पॉइंट ये है कि अगर आप जिस भी स्टेट से हो तो वहाँ की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ आती हैं, जैसे राजस्थान की अभी रिसेंटली स्किल डेवलपमेंट पॉलिसी आई है, यूथ पॉलिसी आई है, AIML पॉलिसीज़ वगैरह आई हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है पढ़ने के लिए, क्योंकि इससे आपको पता लगता है कि भाई अगर अगर वहाँ का स्टेट एग्जाम दे रहे हो तो पढ़ना ही है, और इसके अलावा भी आपको पता पड़ता है कि कौन सी स्टेट किसको इंपॉर्टेंस दे रही है, कि भाई AI को इंपॉर्टेंस दे रही है, इंडस्ट्री को इंपॉर्टेंस दे रही है, कौन सी इंडस्ट्रीज़ को दे रही है, कितना आपको सब्सिडीज़ देगी, कितना आपको इंटरेस्ट में सबवेंशन देगी, कितना आपको रिबेट्स वगैरह देगी, आप कहाँ अपना स्टार्टअप कर सकते हो, ठीक है। फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। देखो ये वाला जो आर्टिकल है, आपने सुना होगा कि प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी जो हैं वो संथल एक रैली थी उसको अटेंड करने के लिए, एक मतलब होता है ना एक तरीके से मतलब वो लोग बात करना चाहते थे ट्राइबल कल्चर वगैरह पे, तो उसको अटेंड करने के लिए वेस्ट बंगाल गई थी। और जनरली प्रोटोकॉल होता है, ठीक है, कि जब भी कोई प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर ऐसे जब आपकी कोई स्टेट को विजिट करते हैं तो जनरली स्टेट का CM या फिर उसके द्वारा कोई अपॉइंटेड मिनिस्टर जो होता है उनको रिसीव करने के लिए होना चाहिए। तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि जब चीफ मिनिस्टर अवेलेबल नहीं होते तो प्राइम मिनिस्टर, सॉरी, जो चीफ मिनिस्टर होते हैं वो किसी ना किसी मिनिस्टर को अपॉइंट कर देते हैं ताकि डिग्निटरीज को रिसीव किया जाए, ठीक है। लेकिन अभी ऐसा हुआ था कि ममता बनर्जी जो थी उन्होंने उनको रिसीव ही नहीं किया है। तो इसको लेके फेडरलिज्म के इश्यूज जो हैं, जो आप मतलब उन फेडरलिज्म के इश्यूज में ये एक और पॉइंट बन गया। तो अब तक आपने जैसे वो TN राय वाला केस सुना होगा सुप्रीम कोर्ट में, जहाँ पे गवर्नर जो होता है उससे स्पीच का रिलेटेड मामला हो गया, या फिर गवर्नर ने आप देखोगे जो बिल्स पास करती है असेंबली उसको असेंट नहीं दिया, या फिर गवर्नर ने सारे बिल्स को प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व रख दिया, या फिर गवर्नर ने आप देखो कि बजट सेशन को लाने से ही मना कर दिया, उसको एड्रेस करने से मना कर दिया। तो गवर्नर के अपॉइंटमेंट्स को लेके, रिमूवल को लेके, उसको लेके प्रॉब्लम हो रहे हैं, या फिर मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, जहाँ पे आप देखोगे सेंटर स्टेट का जो शेयरिंग होता है फाइनेंस कमीशन के द्वारा वो स्टेट को पसंद नहीं आ रहा है, सेसेस वगैरह बढ़ा दिए जाते हैं जिसमें स्टेट्स का कोई शेयर नहीं होता है, GST काउंसिल को लेके इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है, या फिर स्टेट्स कितना डेट ले सकती है उसको लेके इश्यूज आ रहे हैं, कितना एड दिया जा रहा है, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस हो गया। तो ऐसी अनेक चीज़ों हैं जो सेंटर और स्टेट के बीच में जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो अपने बोलते हैं ना फेडरलिज्म के जो इश्यूज होते हैं, उसको आप देखोगे और ज़्यादा बढ़ाती है। तो उसी में आप देखोगे ये एक पॉइंट और ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्योंकि प्रोटोकॉल की बात हो रही है तो बहुत अच्छी बात है कि देखो यहाँ पे ना समझाया गया है कि प्रोटोकॉल क्या होता है। बेसिकली एक ब्लू बुक करके होती है जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स निकालती है, जिसमें प्रोटोकॉल रिलेटेड सारे मेजर्स लिखे होते हैं कि वो कहाँ रहेंगे, कैसे आपको इनको रिसीव करना है, कौन रिसीव करेगा, सारे ऑफिसर्स वगैरह जो रिसीव करेंगे उनका पहले से ही वेटिंग हो जाता है और उनका अप्रूवल लिया जाता है। जैसे अगर प्राइम मिनिस्टर आ रहा है तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से, प्रेसिडेंट आ रहा है तो प्रेसिडेंट के ऑफिस से, तो पहले ही भेज दिया जाता है कि ये लोग आपको रिसीव करेंगे, और यहाँ से आप देखोगे उनका अप्रूवल भी लिया जाता है, ठीक है। लेकिन ये वाली जो चीज़ है ना, मतलब अपन बोलते हैं ना क्या क्या कहते हैं, अभी जो हुआ है TMC में या बंगाल में, तो इसको लेके बोला जा रहा है कि इनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जा सकता है, कंसिडरिंग इन्होंने जो अपने देश का सबसे हाईएस्ट सिटीजन होता है, जो फर्स्ट सिटीजन होता है, उनका डिसरिस्पेक्ट किया है। अब आगे तो आगे देखने को मिलेगा। फिर एक नेक्स्ट बड़ा न्यूज़ है इनफैक्ट ये, कि तेलंगाना में 130 माओइस्ट ने, ठीक है, CM के सामने अपने जो आर्म्स थे वो दे रख दिए हैं, मना कर दिया है कि अब वो माओइज्म या नक्सलिज्म या लेफ्ट विंग एक्सट्रीज्म में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। और अब आप देखोगे तेलंगाना में आई थिंक 6 या 7 ही मेजर लोग बचे हैं, ठीक है। वहाँ पे एक ये था, पीपल्स लिबरेशन गार्ड आर्मी करके था, गुरीला आर्मी करके था, जो आप देखोगे माओइज्म या नक्सलिज्म को आगे बढ़ा रहा था। तो उसके मेजर लीडर्स जो थे बड़े बड़े, उन सब ने सरेंडर कर दिया है। सिर्फ 6 या 7 लोग ही बचे हैं जो अंडरग्राउंड हैं, इंक्लूडिंग एक मेजर है गणपति करके। उसको भी सरकार बार बार ये बोल रही है कि हम चाहते हैं कि आप है ना सरेंडर कर दो, हम आपके खिलाफ जो केसेस हैं वो सारे हटा देंगे, ठीक है, डायलॉग से ही सोल्यूशन निकलेगा। गवर्नमेंट भी चाहती है कि नक्सल्स जो हैं वो बेसिकली आए, साथ में हाथ मिलाएं, ताकि हम सक्सेसफुल तरीके से आप देखोगे स्टेट को डेवलप कर सकें। तो
इसमें क्योंकि नक्सलिज्म का आप देखोगे पूरा खत्म हो रहा है, तो इस पर उम्मीद है कि मुझे कोई ना कोई प्रिया मेंस का क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाएगा। तो नक्सलिज्म कहाँ से शुरू हुआ, उसकी कहानी क्या है, ठीक है, अगर आप चाहते हो तो मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगी। अगर आपको पता है तो इसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। जैसे अपन बोलते हैं कि सबसे पहले तो नक्सलिज्म क्या होता है, इसकी डेफिनेशन बताना, फिर बताना कि नक्सलिज्म के 3 फेजेस क्या हैं, जहाँ से आप देखोगे अपन बोलते हैं ना कि ये कैसे शुरू हुआ। फिर नक्सलिज्म को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने क्या क्या मेजर्स ले रखे हैं, ठीक है, सेंटर ने क्या लिए हैं, कुछ स्टेट स्पेसिफिक मेजर्स क्या लिए गए हैं, ठीक है, समाधान स्ट्रैटेजी कौन सी है वो, फिर इसके कॉजेज़ क्या थे कि नक्सलिज्म हुआ, है ना, वो वाले, और फाइनली आप देखोगे लास्ट में अभी अपन वे फॉरवर्ड क्या है कि हाउ डू यू बेसिकली कोप अप विद दिस। अभी तो आपको पता है खत्म होने की स्टेज में, तो काफ़ी अच्छी स्टेज पे हम देखोगे नक्सलिज्म को एंड करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर अपन चलते हैं नागालैंड की तरफ। वहाँ पे एक मतलब इशू क्रिएट हुआ है वंदे मातरम की सिंगिंग को लेके। तो आपको पता है कि रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक एडवाइजरी जारी करी थी, जहाँ पे उन्होंने बोला था कि वंदे मातरम जो कि हमारा नेशनल सॉन्ग है और जो जन गण मन हमारा नेशनल एंथम है, इनको अगर ये साथ में गाए जाते हैं किसी फंक्शन में तो पहले वंदे मातरम गाया जाएगा। वंदे मातरम का जो पूरा वर्जन है वो 3 मिनट 10 सेकंड का है, उसमें 5 स्टैंजा है, पाँचों के पाँचों स्टैंजा गाए जाएंगे, ठीक है। लोगों को रिस्पेक्टफुली आप देखोगे जब भी ये बज रहा होगा तो अटेंशन में पोजीशन जो होती है उसमें खड़ा होना पड़ेगा रिस्पेक्ट देने के लिए, ठीक है। अब नागालैंड असेंबली में भी आप देखोगे मतलब होता है ना कि जब ये असेंबली शुरू हुई थी तब भी आप देखोगे ये बजाया गया। उसके बाद अभी क्या हुआ था कि एक इंस्टीट्यूट है वहाँ पे, ठीक है, उसका वो था कॉन्वोकेशन सेरेमनी था, जहाँ पे CP राधाकृष्णन जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट जो हैं वो गए थे। तो ऑब्वियसली जो मतलब होता है ना ऐसे बड़े बड़े डिग्नेटरीज जब जाते हैं तो आपको पता है जनगण मन और ये सब नेशनल सॉन्ग वगैरह प्ले होता है। तो नेशनल सॉन्ग जब प्ले हुआ तब आप देखोगे वहाँ पे जो कुछ लोग थे, जो स्टूडेंट्स वगैरह बैठे हुए थे जो ट्राइबल से थे, उन्होंने मना कर दिया कि वो खड़े नहीं होंगे, क्योंकि वो डायरेक्टली आर्टिकल 371A, आर्टिकल 371A क्या है, जैसे आपको पता है कश्मीर के लिए आर्टिकल 370 था जिसके अंदर उनको स्पेशल कुछ पावर्स दी गई थी। वैसे इंडिया में क्योंकि हमारा जो फेडरलिज्म है वो एसिमेट्रिक टाइप का है, हमने हर स्टेट के साथ सेम रिलेशन नहीं है, हमने कुछ स्टेट्स को उनकी स्पेसिफिक कंडीशंस के साथ एक्सेप्ट किया था। जैसे नागालैंड है, उनका ट्राइबल कल्चर हो गया, उनका वे ऑफ लिविंग जो हो जाएगा वो काफ़ी अलग है, तो उसको हर्ट नहीं हो, ठीक है, कोई भी चीज़। तो आर्टिकल 371A के अंदर आप कुछ भी चीज़ फोर्सफुली इंपोज नहीं कर सकते हो, ठीक है। आर्टिकल 371A क्या कहता है कि कोई भी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जो है, जो रिलीजियस और सोशल प्रैक्टिसेस ऑफ नागास के रिस्पेक्ट में है, जो उनके कस्टमरी लॉ या प्रोसीजर्स को इफेक्ट कर सकती है, जो उनके एडमिनिस्ट्रेशन है, जिस जिस तरीके से वो अपना एडमिनिस्ट्रेशन रन करते हैं सिविल या क्रिमिनल का, ठीक है, कस्टमरी लॉज के हिसाब से, या फिर आप देखोगे उनके जो रिसोर्सेज वगैरह हैं उसका ट्रांसफ़र की बात कर रहे हो, तो ये लॉज तब तक एप्लीकेबल नहीं होंगे पार्लियामेंट की जब तक कि जो उनकी असेंबली है वो क्लियर नहीं करेगी। तो वो यही बोल रहे हैं, वंदे मातरम को लेके भी काफ़ी इशू क्रिएट हुआ है, कंसिडरिंग नागालैंड में 87% लोग जो हैं वो क्रिश्चियंस हैं। और वो ये बोलते हैं कि जो अपना वंदे मातरम का 4th स्टैंजा है उसमें बहुत सारी गॉडेसेस दुर्गा सरस्वती है ना, इनका रेफरेंस है, और वो कैसे आप देखोगे अपने रिलीजन के खिलाफ जा सकते हैं, ठीक है। तो वो यही चीज़ बोल रहे हैं कि ऑब्जेक्शन नेशनल सॉन्ग से नहीं है, ऑब्जेक्शन उस पर्टिकुलर स्टैंजा से है जहाँ पे आप देखोगे उनको दूसरे गॉड को रेवर करने को बोला जा रहा है। फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जो अपना आयुष्मान भारत स्कीम है जिसके अंदर 5 लाख का आपको कैशलेस ट्रीटमेंट मिलता है सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर्स में और हॉस्पिटल्स वगैरह में। तो उसका एक सर्वे कराया गया था, उसमें ये पाया गया कि जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है, ठीक है, आउट ऑफ पॉकेट मतलब क्या होता है कि जैसे OPD वगैरह में जैसे आप गए, आपने तुरंत वहाँ पे डॉक्टर को दिखाया, उसने फीस के पैसे लिए, आप वापस गए, ट्रांसपोर्टेशन में जो पैसा लगा, आपने कोई टेस्ट वगैरह कराया उसका पैसा लगा, मेडिसिन ली उसका पैसा लगा। तो आयुष्मान भारत योजना में आपका प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवर्ड है, लेकिन इसमें ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस कवर नहीं थे। इसमें मेडिकल और डायग्नोस्टिक कवर्ड है लेकिन ट्रांसपोर्टेशन कवर्ड नहीं थे। तो अगर आप चार्जेस वगैरह देखोगे तो उसमें ये बताया गया है कि जो गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ होती हैं उसमें एवरेज ऑन एन एवरेज अगर आप देखोगे 21,000 का एक्सपेंडिचर है, तो प्राइवेट फैसिलिटीज़ जो कि जन आरोग्य योजना से जुड़ी हुई हैं वहाँ पे अगर इंसान को इलाज कराता है तो लगभग 54,000, मतलब डबल द आप देखोगे अमाउंट लग रहा है। इसके अलावा भी उन्होंने ये बताया कि कैसे जितने भी लोगों का सर्वे किया गया उसमें से 65% लोगों के पास सर्वे कोई ना मतलब इंश्योरेंस था, 35 के पास नहीं था, और जिनके पास भी था उसमें से 85% मेजॉरिटी के पास आप देखोगे ये गवर्नमेंट इंश्योरेंस या फिर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का इंश्योरेंस था, ठीक है। उसके अलावा भी वो यही बोल रहे हैं कि जो अपने मतलब होता है ना आयुष्मान भारत जो योजना थी, इसको वर्ल्ड की लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम बताया गया था, ठीक है। इसमें टारगेट था कि 12 करोड़ फैमिलीज़ को या फिर 55 करोड़ लोगों के आसपास को कवर करेगी। कुछ 1900 आप देखोगे तरीके के ट्रीटमेंट या प्रोसीजर्स इसमें ऑलरेडी कवर्ड हैं, ठीक है। फिर सरकार ने इसको एक्सपैंड करते चली गई, कोविड के टाइम पे आप देखोगे कोविड से रिलेटेड जो भी काम कर रहे थे उनको कवर कर दिया गया। फिर उसके बाद बोला कि 70 से उम्र के जितने भी ऊपर के लोग हैं, ठीक है, उन सबको आप देखोगे इसके अंदर कवर किया जाएगा इर्रिस्पेक्टिव कि उनका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है।
फिर हम चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ जो है ब्रेस्ट कैंसर पे। मतलब ये आर्टिकल क्योंकि एक तो इंटरनेशनल वुमेंस डे है, तो आई मीन हैप्पी इंटरनेशनल वुमेंस डे। मैंने एक मैसेज भी डाला है अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। चलो उधर नहीं जाएंगे क्योंकि मुझे लगता है माई मैसेज इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, बट हैप्पी वुमेंस डे टू ऑल ऑफ अस। जो मतलब होता है ना, नारी शक्ति का स्वरूप है और हम उसको सेलिब्रेट करने की एवरीडे कोशिश भी करते हैं। पर ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसी रियलिटी है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। और आपको लग रहा होगा कि मैम ब्रेस्ट कैंसर को क्यों इंक्लूड कर रहे हो, क्योंकि पहले भी टीबी हो गया या लेप्रेसी हो गया है ना, एड्स कंट्रोल प्रोग्राम हो गया, कोविड-19 हो गया, वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम हो गया, इस पर स्पेसिफिकली मेंस के आंसर्स या मेंस के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इट इज़ हाई चांस, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर क्योंकि सरकार की भी एक प्रायोरिटी बन चुका है, और एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, ये तीन चीज़ें मुझे ऐसा लगता है इन पे कभी भी बस मेंस का आंसर मतलब ड्यू है, ठीक है, कभी भी मेंस में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ब्रेस्ट कैंसर का कैसा सीन है एक्चुअली, आप देखोगे कि मतलब ये एक ऐसा चीज़ है कि अगर लोगों को टाइम पे पता लग जाए तो 95% लोगों को है ना इसमें ट्रीटमेंट मिल सकता है। अगर आपका वो जो सर्वाइवल रेट है वो बढ़ जाएगा 95%, अगर आपको टाइमली पता लग जाए, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये जो मतलब जनरली क्या होता है वेस्टर्न कंट्रीज़ में, आप देखोगे मीडियन एज जो होती है ब्रेस्ट कैंसर होने की 60 प्लस होती है। इंडिया में ये 40-50 के आसपास आ चुका है। प्लस आप देखोगे अभी रिसेंटली ऐसा देखा जा रहा है जो यंगर पॉपुलेशन है, इवन एज लेस एज 30, लेस देन 40, उनमें ये ज़्यादा मतलब देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि जब आपकी एक तो होती है महिला, जो अपन बोलते हैं ना कि उस स्टेज में है जहाँ पे वो मतलब होता है ना सोशल प्रोफाइल को डेवलप कर रही हैं, प्लस आप देखोगे कि एल्डरली नहीं है, आपकी पूरी फैमिलीज को संभाल रही है, अगर उस एज में आप देखोगे ब्रेस्ट कैंसर वगैरह होता है तो इट बिकम्स वेरी डेंजरस ऑल्सो फॉर द सोसाइटी। तो ब्रेस्ट कैंसर को कैसे मतलब पता लगाया जाता है, तो मैमोग्राफी करके होता है, जिसके अंदर आप है ना डायग्नोस्टिक टूल होता है जिससे आप पता लगाते हो, स्क्रीनिंग करते हो। अब मैमोग्राफी की जो मशीन्स है ना उनके साथ एक प्रॉब्लम है कि एक तो आप देखोगे वो 4 मिलीमीटर से कम का डिटेक्ट नहीं कर पाती हैं, ठीक है। उसमें से भी क्या होता है 1 मिलीमीटर का मतलब होता है 1 लाख कैंसर सेल्स, तो 4 मिलीमीटर का मतलब 4 लाख कैंसर सेल्स, तो 4 लाख कैंसर सेल्स तक तो आप पता ही नहीं लगा पा रहे हो, सेंसिटिविटी बहुत लिमिटेड है, ठीक है। प्लस आप देखोगे जनरली ये मशीन जो होती है, अगर आपके लाइटर ब्रेस्ट होते हैं तो उसमें ज़्यादा अच्छा काम करती है, डेंसर ब्रेस्ट में ये काम अच्छे से नहीं करती है, ठीक है। तो इंडियन में अगर आप देखोगे मोर देन 50% ऑफ द वुमेन हैव डेंसर ब्रेस्ट, एंड स्पेसिफिकली यंगर एज में तो और भी ज़्यादा। तो इसलिए जो चांसेस होते हैं प्रिडिक्शन के टाइमली वो बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है। प्लस आप देखोगे हमारे यहाँ पे कहीं कहाँ पे ही मेमोग्राफी मशीन्स अवेलेबल होंगी, प्लस वो काम कर रही होंगी, प्लस ह्यूमन एरर भी होता है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए आप देखोगे ब्रेस्ट कैंसर से एक फाइट, बहुत बोलते हैं ना प्रॉपर एक फाइट करना बहुत ज़रूरी है। फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ जो है हीट वेव्स के ऊपर। तो आपको पता होना चाहिए कि विदर्भा, कर्नाटका, आंध्रा, तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान, बहुत सारे एरियाज़ हैं, वहाँ पे आप देखोगे हीट वेव अलर्ट जारी किया गया है। तो ये हीट वेव होता क्या है बेसिकली, जब एक तो होता है गर्मी लगना और एक होता है हीट लगना, ठीक है। गर्मी और हीट में क्या डिफरेंस होता है टेम्परेचर का। एक तो होता है कि गर्मी ज़्यादा है पर आपको महसूस नहीं हो रही है, और एक होता है जब गर्मी थोड़ी कम भी हो लेकिन आपको महसूस ज़्यादा हो रही है, ठीक है। स्ट्रेस बहुत हो रहा है, आपकी मतलब बॉडी से पूरा पानी इवेपोरेट हो चुका है, तो वो जो कंडीशन होती है ना वो होती है हीट वेव वाली, ठीक है। इसमें बहुत सारे लोगों की डेथ भी हो जाती है। तो यहाँ पे हीट वेव की कंडीशन के लिए जो अपना मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, उसने कंडीशंस बना रखी हैं दो बेसिस पे है। या तो आपका जो मैक्सिमम टेम्परेचर है, कितना टेम्परेचर जो है आप अचीव कर सकते हो एटमॉस्फेयर में, वो अगर प्लेन एरिया में 45 डिग्री, 37 डिग्री कोस्टल एरियाज में और 30 डिग्री हिल्स में, अगर ये जो मैक्सिमम टेम्परेचर है ये क्रॉस कर जाए तब अपन बोल सकते हैं हीट वेव आ गई। या फिर आप बोल सकते हो कि आपका जो नॉर्मल टेम्परेचर रेंज है उससे 4.5 से 6.5 डिग्री से आप ऊपर जा रहे हो, मतलब कि सपोज नॉर्मली इस एरिया का टेम्परेचर 35 डिग्री रहता है, बट पिछले 5-6 दिनों से इसका जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री के आसपास है। तो नॉर्मल से अगर आप 4.5 से 6.5 डिग्री से ज़्यादा ऊपर जा रहे हो तो भी आप देखोगे आपका हीट वेव डिक्लेयर किया जा सकता है, ठीक है। फिर ये बोल रहे हैं कि हीट वेव की कंडीशन सुधर सकती है कंसिडरिंग कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज या जो साइक्लोन्स वगैरह हैं उनके आने की उम्मीद है, और स्नोफॉल वगैरह भी होगा, तो वो तो अभी देखा जाएगा। फिर अपन चलते हैं ईपीएफओ की तरफ। तो बहुत सारे लोग होते हैं जिनके ईपीएफओ के अकाउंट्स इनऑपरेटिव हो जाते हैं। इनऑपरेटिव का मतलब क्या है, या तो आप देखोगे कि देने वाली स्टेज में हो, तो देने वाली स्टेज में आपके जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं वो खत्म हो चुके हैं, ठीक है, आपने मतलब वो आए नहीं है, कॉन्ट्रीब्यूशंस वगैरह आपके अकाउंट में ऐड हो ही नहीं रहे हैं। या फिर आप देखोगे आप 55 ईयर्स एंड अबव हो, उसमें भी आप देखोगे कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं आ रहा है 3 साल से ज़्यादा, ठीक है, जबकि आपकी 55 एज हो चुकी है या फिर आप रिटायरमेंट की एज पे आ चुके हो। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है ईपीएफओ के अकाउंट्स इनऑपरेटिव हो जाते हैं। करीबन 31 लाख हमारे पास अकाउंट्स है जो इनऑपरेटिव है, जिनमें पैसा पड़ा हुआ है। तो अब सरकार ये बोल रही है कि इनका हम लोग क्या करेंगे, जो इन्होंने बैंक अकाउंट्स मेंशन किए थे और जिनके आधार वेरीफाइड है
उन वाले बैंक अकाउंट्स में हम अगर 1000 से कम रुपए हैं ईपीएफ में आपके, तो हम वो 1000 से कम रुपए आपके वापस डाल देंगे। तो इस तरीके से आप देखोगे सरकार कोशिश कर रही है कि केवाईसी वगैरह करके लोगों तक उनका पैसा पहुंचाया जा सके। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है ये। अनऑपरेटिव पड़ा हुआ जो पैसा होता है इसका फिर आप कुछ कर भी नहीं सकते हो। फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ कि कैसे F1 कार रेसिंग को और सस्टेनेबल बनाया जा रहा है, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट बढ़ाया जा रहा है, फ्यूल भी आप देखोगे सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाया जा रहा है कि बायोफ्यूल वगैरह इसमें ऐड किया जाएगा। वो भी ऐसा नहीं जो आप राइस और एक क्रॉप्स से बना रहे हो, बेसिकली ऐसा जो या तो आप कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज से बना रहे हो, या फिर आप देखोगे जो अपना वेस्ट म्यूनिसिपल वेस्ट होता है, नॉन फूड बायोमास होता है, उससे बना रहे हो। आपका होमवर्क ये है कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि बायोफ्यूल्स क्या होते हैं, फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल क्या होता है, सेकंड जनरेशन क्या होता है, 3G क्या होता है, 4G बायोफ्यूल क्या होता है, ठीक है, किससे बनता है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। प्लीज़ लिख दिया करो अगर आंसर्स आते हैं, तो इससे बाकी लोगों को भी फ़ायदा होता है। ओके, तो ये था आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस। हम लोग कल फिर से मिलेंगे, और मुझे पता है काफ़ी सारे लोगों के रिक्वेस्ट आए थे तो मैंने फिर से शुरू कर दिया है। इंटरव्यू सीरीज़ पे रिस्पांस अच्छा आ रहा था तो हमने न्यूज़पेपर एनालिसिस बंद कर दिया था, बट क्योंकि लोग बोल रहे हैं कि उनका एक्चुअली में फ़ायदा हो रहा है, तो हम न्यूज़पेपर एनालिसिस कंटिन्यू रखेंगे। और जो पुराने आर्टिकल्स थे वो जनरली मैंने क्या किया है, या तो इंटरव्यू सीरीज़ में, या फिर जैसे यूएस ईरान का अलग से इशू हो गया, इसराइल गाजा का अलग से इशू हो गया, वो मैंने अलग से बना दिए थे। और पुराने पेपर्स में से जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होंगे उनका मैं एक साथ, आप देखोगे, मैराथन सेशन लेके 2-3 वीडियोस में कवर कर दूंगी, तो आपका कुछ भी मिस नहीं होगा, ये मेरा हमेशा से प्रॉमिस रहता है। ओके, टेलीग्राम चैनल को ज़रूर फॉलो कर लेना, काफ़ी सारे अपडेट्स यहाँ पे आते रहते हैं, कंटेंट भी डाल देते हैं, हाईलाइटेड न्यूज़पेपर भी डालते हैं, तो इसके लिए जुड़े रहना। और फिर भी, और हाँ, एक और चीज़ और थी, मैंने ना मेंटोरशिप प्रोग्राम चालू किया है, ठीक है, बहुत ही नीश प्रोग्राम है, मैं फिर से बोल रही हूँ, सिर्फ 5 बच्चे लिए जाएंगे, उसमें से 2 सीट्स ऑलरेडी फिल हो चुकी हैं। एक तो बंदे हैं जो यूपीएससी का प्री इस पर अटेम्प्ट करेंगे, एक है जो इस बार आईओएफएस का इंटरव्यू दे रहे हैं, और 3 बच्चे का ही और स्कोप है, ठीक है, क्योंकि इससे ज़्यादा हम ले नहीं पाएंगे। तो इसमें कोई भी कंटेंट प्रोवाइड नहीं किया जाता है किसी भी तरीके का। आप देखोगे कि आपके साथ मैं कोई PYQs बैठ के सॉल्व नहीं करूंगी, या फिर मैं कोई मॉक टेस्ट आपको नहीं दूंगी। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक मेंटोर की तरह, क्योंकि आज प्रॉब्लम मटेरियल की नहीं है, आज प्रॉब्लम है आपको राइट गाइडेंस मिलने की, ठीक है। हम इधर उधर कोचिंग सेंटर्स में जाते ज़रूर हैं, वहाँ पे क्या होता है, एक मेंटोर के नीचे 100 बच्चे हैं, तो वो 100 बच्चों पर ध्यान दे ही नहीं सकते आप, पॉसिबल ही नहीं है कि एक इंसान 100 बच्चों पर ध्यान दे दे। तो ये मेंटोरशिप प्रोग्राम जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ गाइडेंस के लिए, जो मुझे लगा था कि मेरी प्रिपरेशन के टाइम अगर मुझे कोई दे देता तो शायद मुझे कितनी हेल्प मिल जाती, कि कोई मुझे मेरी स्पीड समझ के मेरे हिसाब से टाइम टेबल बनाने में हेल्प कर देता, ताकि ये जो प्रॉब्लम आती है ना कि मैं ओवर एस्टिमेटेड या अंडर एस्टिमेटेड टाइम टेबल्स बना रही हूँ, वो सॉल्व हो जाती। दूसरी चीज़ है कि टाइम टेबल के साथ साथ होता है ना, कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा कि मैम ये वाला टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, तो आप पढ़ा सकते हो क्या, तो उसी सेशन के अंदर आपको थोड़ा सा एक बार समझा भी देंगे, तुरंत रिवाइज हो जाए, ऐसी कोई टाइप की चीज़ अवेलेबल हो। या फिर आपके पास बहुत सारा कंटेंट है, मैम मुझे कौन सा कंटेंट पढ़ना चाहिए, कौन सी क्लासेस का कंटेंट आपको लगता है बेहतर है ना, आपके हिसाब से, तो वो सारी चीज़ों को सॉल्व करने के लिए ही ये मेंटोरशिप टाइप का प्रोग्राम है। तो इसके लिए मैं एक गूगल लिंक शेयर कर दूंगी ग्रुप पे, तो अगर किसी को ज्वाइन करना है तो वो गूगल लिंक भर सकता है, ठीक है, और फिर हम कनेक्ट कर सकते हैं वाया टेलीग्राम ओनली। तो यही बस एक अपडेट था जो मुझे देना था, और देखते रहिएगा और बताइएगा अगर अच्छा लग रहा है, एंड थैंक यू।